हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि कुमार एंड आज मैं जो 14 नवंबर को पेपर हुआ था 12th ऑल का, उसके मैथ्स वाले पार्ट को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। यहाँ दो इक्वेशन दिए हुए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 जो है वो cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स y में दिया हुआ है। तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, cos इनवर्स x को साइन इनवर्स x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इन सेम मैनर cos इनवर्स y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स y। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, π/3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो आ जाएगा साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3। यहाँ से ये π/2 एंड ये π/2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 + 2 कर देते हैं। तो 1 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स y, 2π/3 एंड π/3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा पाई। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में साइन इनवर्स y का वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो वहाँ से अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6। किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा अपना 1/2, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो 51 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है, उसका डोमेन बताना है हमें। तो ये भी बहुत ही आसान है। 52 डोमेन बताना है, तो सबसे पहली बात लॉग वाला फंक्शन है, तो लॉग के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी log 4, ये क्या हो जाएगा, log 2 log, यहाँ ऐसा दिया हुआ है कुछ हमारे पास, यहाँ पे 4 है और इसके बाहर log 2 है। ये अपना f(x) है। तो ये वाले log को डिफाइन होने के लिए, जिसका बेस 2 है सबसे बाहर वाला, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी ये जो log है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इस log को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, log 2 नहीं, log बेस 2 log बेस 3 और इसका आर्गूमेंट क्या है 4x। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ये 4⁻0 1 हो जाएगा। फिर से सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है हमें, तो यहाँ से आ जाएगा log 3 x² 4x log x² प्लस 4x माइनस 23 बेस 3 ग्रेटर देन 2⁻1। फिर से अप्लाई करेंगे और बेस अपना ग्रेटर देन 1 है, तो साइन चेंज कभी भी नहीं हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे फिर से अप्लाई कर देंगे सेम प्रॉपर्टी को, तो ये क्या आ जाएगा 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन -8। तो डोमेन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 52 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो कर्व हैं और वो 1,0 पे टच कर रहा है। 53 दो कर्व 1,0 पे टच कर रहे हैं, तो टच कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर dy/dx दोनों का क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा। यानी दोनों का स्लोप कॉमन टेंजेंट हो रहे होंगे। तो कॉमन टेंजेंट है तो दोनों का स्लोप सेम हो रहा होगा। तो dy/dx फर्स्ट कर्व का क्या आ जाएगा, 2x, तो और दूसरे कर्व का कितना आ जाएगा, तो 2ax - 4। तो 1,0 पे ये दोनों सेम हो रहे होंगे, तो 1,0 पे ये वाला कितना आ जाएगा 2 और ये 2a - 4।
तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 2 इक्वल टू 2a माइनस 4, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3। ये बहुत ही आसान था। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है और एक कर्व दिया हुआ है हमारे पास 54 में, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। n क्या है अपने पास? तो नेचुरल नंबर है, ये तो श्योर है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लाई कर रहा है P, जिसका कोऑर्डिनेट है a टू दी पावर n। आगे क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट पे एक नॉर्मल को ड्रॉ किया गया है और जो नॉर्मल है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल का हमें इक्वेशन पहले निकालना होगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें उसका स्लोप चाहिए। पॉइंट तो दिया हुआ है, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो dy dx निकालेंगे पहले हम लोग। तो यहाँ से y डैश कितना आ जाएगा? n x टू दी पावर n माइनस 1। तो y डैश एट a टू दी पावर n कितना होगा? n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या जाएगा? तो इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव, यानी -1 अपॉन n। अब नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या जाएगा? y माइनस a टू दी पावर n इक्वल टू x माइनस a। अब क्या बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो 0, b पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 करके y निकाल लेंगे और y किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा। तो इसी में y इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y किसके इक्वल होगा? y इक्वल टू b होगा। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a टू द पावर n प्लस ये आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ b व्हेन a टेंड्स टू 0 1/2 के इक्वल है। तो n का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखते हैं इसको हम लोग आगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट ऑफ b व्हेन a टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ b a टेंड्स टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a टू द पावर n फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो a पॉजिटिव है। यहाँ क्या आ जाएगा? a टू द पावर n और यहाँ 1/n a टू द पावर n माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ तो सिंपल है, n टेंस टू 0 जाएगा, a टेंस टू 0 जाएगा, तो टेंस टू 0 टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट a टेंस टू 0 अब देखते हैं। अब आगे ये लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए? 1/2 के इक्वल होना चाहिए। तो जब a 0 के अप्रोच कर रहा है तो टेंस टू 0 टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। तो अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अगर ये 0 हो गया तो क्या हो रहा होगा? लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 0 हो गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? n माइनस 2 0 के इक्वल होना चाहिए। तो n माइनस 2 0 के इक्वल होगा तो टेंस टू 0 पे पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? टू एग्जिस्ट द लिमिट n माइनस 2 इक्वल टू 0 हमें करना होगा। तो n माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या जाएगा? n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 2 हुआ तब इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा? 1/2 और ये वाला पार्ट 1। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल हो रहा है। इसका मतलब n का जो वैल्यू होगा वो 1/2 के इक्वल होगा। ये क्लियर है? तो इसके साथ अपना जो आंसर होगा 54 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या बोल रहा है कि एक कर्व है, एक f ऑफ x इक्वल टू 0 क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और जिसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा है, और तीनों क्या है? पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है। तो f ऑफ x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यहाँ कुछ मान लो a है,
ऐसे ये इमेटीरियल यहाँ ए रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पोलिनोमियल है। अब आगे क्या बोल रहा है कि बीटा जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं उसका हार्मोनिक मीन है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले। ऐसा कुछ आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं, तो मान लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट्स है वो अल्फा 1 एंड दूसरा रूट बीटा 1 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा किसके इक्वल हो रहा होगा, तो अल्फा 1 बीटा 1 2 इंटू अल्फा 1 बीटा 1 प्लस डिवाइडेड बाय अल्फा 1 प्लस बीटा 1। बीटा क्या है, अल्फा 1 बीटा 1 का हार्मोनिक मीन है। अब अल्फा 1 बीटा 1 किसके इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस क्वाड्रेटिक का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसके इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 3 एंड अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 3। अब ये और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा वहाँ से बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा। अब बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा, इसका मतलब अल्फा बीटा एंड गामा क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, जीपी में होगा। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 56 में आते हैं हम लोग। 56 में दो डिफरेंशियल फंक्शन दिए हुए हैं एंड उसके कुछ वैल्यू दिए, डेटा दिए हुए हैं, f(0), g(0), f(1) और g(1) की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से एक फंक्शन कंसीडर करते हैं फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के इंटू जी ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन कंसीडर कर लिए फाई ऑफ एक्स, और इस प्रकार से कंसीडर किए हैं सच दैट फाई ऑफ 1 इक्वल टू फाई ऑफ 0 है। तो अगर फाई ऑफ 1 इक्वल, अब ये देखो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो रहा होगा, डिफरेंशियल हो रहा होगा। ये तो क्लियर हो रहा है, यानी फाई ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशियल फंक्शन है। अब हम लोग फाई ऑफ एक्स को इस प्रकार से कंसीडर किए कि फाई ऑफ 1 इक्वल टू फाई ऑफ 0 हो रहा है। तो फाई ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस के इंटू जी ऑफ 1, और इधर क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस के इंटू जी ऑफ 0। अब क्वेश्चन में जो डेटा है वो रख देते हैं। एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 6, जी ऑफ 1 का वैल्यू हमें निकालना है, एफ ऑफ 0 2 दिया हुआ है और जी ऑफ 0 0 दिया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जी ऑफ 1 जो है या फिर के जो है, के अपना आ जाएगा -4 अपॉन जी ऑफ 1, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि फाई ऑफ एक्स जो है एक डिफरेंशियल फंक्शन है एंड फाई ऑफ 1 इक्वल टू फाई ऑफ 0 है, यानी 0,1 में हम लोग रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन देयर एग्जिस्ट सी, एक सी एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश नहीं या फाई डैश सी 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो फाई डैश सी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फाई डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगा एफ डैश प्लस के इंटू जी डैश। तो यहाँ से फाई डैश क्या हो जाएगा एफ डैश सी प्लस के टाइम्स जी डैश सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से एफ डैश सी निकाल लो, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा -k, और एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो 2 के इक्वल कर देंगे हम लोग। अब k का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, k का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 4 अपॉन जी एफ 1 इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका भी आंसर क्या है अपना, ऑप्शन बी है। इसका एक सेकंड मेथड है जो ऑलरेडी
कुछ सॉल्यूशन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, लैग्रेंज थ्योरम जो होता है LMVT, उसका मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है दो फंक्शन के लिए वो अप्लाई किया गया, तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर अपना आ सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशियल फंक्शन है और उस पर LMVT अप्लीकेबल हो रहा है, कौन से इंटरवल में, 0,2 में। तो मान लेते ठीक है 0,2 में डिफरेंशियल हो रहा है, और आगे क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 0 है एंड एफ डैश एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 1/2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सब इंटरवल क्रिएट करते हैं जो क्या है, सबसेट है इसका, और इस इंटरवल में हम लोग LMVT अप्लाई करते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 क्या हो रहा होगा, एफ डैश सी के इक्वल हो रहा होगा, और सी किस में बिलोंग कर रहा होगा, सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 1/2 है, तो एफ डैश सी क्या हो रहा होगा, लेस देन 1/2 हो रहा होगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन में ये 0 है, तो एफ ऑफ एक्स बाय एक्स लेस देन 1/2, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स लेस देन x/2, और x मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 के इक्वल हो सकता है। तो x मैक्सिमम 2 है, तो ये क्या हो रहा होगा, लेस देन 1 हो रहा होगा, 2 रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। ये 57 है और 57 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 58 क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो पी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एफ हमारे पास क्या है 58, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस log 2, ऐसा दिया हुआ है। और फंक्शन क्या बोला है कि डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 3 पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, ये लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x में क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो हमेशा निगेटिव है। कब होगा, जब उसका d लेस देन 0 हो रहा होगा। तो उसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो यहाँ से आ जाएगा d लेस देन 0 हो रहा होगा और लीडिंग कोफिशिएंट भी निगेटिव हो रहा होगा, तो पी स्क्वायर माइनस 1 तो लेस देन 0 होना ही चाहिए। तो पी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो p क्या आ जाएगा, p बिलोंग्स टू -1 to 1। बट अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन ए जो है इसके करीब है और ए में -1 और 1 को इंक्लूड किया हुआ है। तो चेक कर लेते हैं क्या p इक्वल टू 1 पर फंक्शन अपना डिक्रीजिंग है, तो p इक्वल टू 1 रखें या -1 रखें, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा -3x प्लस log 2, तो एफ डैश क्या आ जाएगा -3, तो स्लोप निगेटिव है। अगर स्लोप निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा होगा, यानी p इक्वल टू -1 एंड 1 भी यहाँ इंक्लूड हो रहा होगा। ये ठीक है, या फिर हाँ, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, p बिलोंग्स टू -1 to 1, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। ये क्लियर है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या बोल रहा है,
59 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और x1 x2 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम है रिस्पेक्टिवली, और x2 इक्वल टू x1 का स्क्वायर है। तो पहले हम लोग एफ डैश निकाल लेते हैं। एफ डैश निकालेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस 2a। तो एफ डैश जीरो क्या हो रहा है, एफ डैश को अगर जीरो करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा अपना x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 2a। तो यहाँ से दो सिचुएशन हो सकता है कि x1 अपना a की इक्वल हो या फिर x1 अपना 2a की इक्वल हो, और यहाँ से ये भी जाहिर हो रहा है कि a अपना जीरो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, x2 का जो स्क्वायर है, x2 जो है वो x1 का स्क्वायर है, तो x1 स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, x1 a होगा या फिर 2a होगा। अगर a जीरो हो गया तो x1 x2 सेम हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम सेम हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, टेक्निकली देखा जाए ग्राफ पे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो a तो जीरो नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। तो a जीरो नहीं है तो x1 का स्क्वायर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा, यानी x2 भी अपना पॉजिटिव है। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि x1 a हो जाए, x2 2a हो जाए, या फिर x1 2a हो जाए, x1 a हो जाए। तो कोई एक लेकर चलते हैं। मानते हैं कि x1 जो है अपना a है एंड x2 2a। तो ये वाला कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं तो 2a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो दिस सिंप्लाइज a इक्वल टू 2। a जीरो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो a इक्वल टू 2। तो चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम लोग ये कंसिडर करके चलते x1 इक्वल टू 2a एंड x2 इक्वल टू a। तो इस केस में क्या हो जाता है, a इक्वल टू 2a का स्क्वायर। दिस सिंप्लाइज a इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है बट एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा, a इक्वल टू 2। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है यहाँ पर, इस बात को भी यहाँ हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसको बेंड करके एक सर्किल के सेक्टर के फॉर्म में बना दिया गया है। तो सर्किल का सेक्टर मान लो इस प्रकार से बन रहा होगा, इस प्रकार से बन रहा होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, रेडियस जो है r है और ये लेंथ l है, ठीक है। तो r प्लस l किसके इक्वल हो रहा होगा, तो 20 के इक्वल हो रहा होगा। 2r प्लस l किसके इक्वल हो रहा होगा, 20 के इक्वल हो रहा होगा। और l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू r, यानी 2r प्लस थीटा r इक्वल टू 20। तो थीटा अपना क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2r अपन r, ये अपना थीटा आ गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया क्या होगा सेक्टर का, तो थीटा r स्क्वायर बाई 2। थीटा क्या है अपना 20 माइनस 2r बाई 2 बाई r, ये 1/2 ऑलरेडी है और यहाँ r स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 10r माइनस 2 माइनस r स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब एरिया मैक्सिमाइज करना है तो एरिया का डेरिवेटिव जीरो करेंगे, तो a डैश कितना आ जाएगा 10 माइनस 2r, इसको जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा r इक्वल टू 5। अब r इक्वल टू 5 पर मैक्सिमा है या मिनिमा, वो हम लोग a डैश का साइन चेक करके सोच कर सकते हैं, या फिर a का डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो a डबल डैश कितना आ जाएगा -2, जो कि निगेटिव है। इसका मतलब r इक्वल टू 5 पर a जो होगा वो मैक्सिमम हो रहा होगा, ठीक है। तो a मैक्सिमम हो गया एट r इक्वल टू 5, और मैक्स कितना होगा, तो 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो 25 ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में एफ ऑफ एक्स जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा ये, जब एक्सपेंड कर रहे होंगे हम लोग तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है, 3abc है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल होता है, यानी इसकी जगह हम लोग एक्स लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ऑप्शन में आते हैं, क्या बोल रहा है ऑप्शन में? बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स लेस देन और इक्वल टू -1। तो ध्यान से देखोगे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको मैंने बंद किया है ये हमेशा नॉन नेगेटिव है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है। तो एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है वो साइन किस पे डिपेंड करेगा? ये वाले पार्ट पे। तो अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स लेस देन -1। तो पहला ऑप्शन सही है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। तो ऑप्शन बी पे जाते हैं। बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स हैज नो रियल रूट्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में एफ किसके इक्वल आ जाएगा? इसमें रख देते हैं, तो आ जाएगा -1/2 टाइम्स एक्स प्लस 1। यहाँ पर ये 0 और ये x, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। निकालना क्या? नो रियल रूट्स। तो ऐसे भी देखो, ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव +1 तो पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, और x + 1 0 to 1 में ये क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव हो रहा होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और आगे निगेटिव है, तो ये क्या हो रहा होगा? ओवरऑल निगेटिव हो रहा होगा, हमेशा निगेटिव हो रहा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं हो रहा होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स 0 नहीं हो रहा है तो उसके कोई भी रूट्स नहीं हो रहे होंगे, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी में आते हैं। बोल रहा है कि अगर x 0 to 1 है तो रेंज जो होगा एफ ऑफ एक्स का वो -2 से -1 होगा। तो बोलते हैं ठीक है भाई, देख लेते हैं रेंज क्या होगा? -2 से लेकर -1 होगा। तो रेंज निकाल लेते हैं। तो ये 1/2 एक्स प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x² - 2x + 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा -x + 1 इंटू x² - x + 1। ये तब ये ध्यान से देखोगे तो a³ + b³ का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x³ + 1। अब x³ + 1 इंक्रीजिंग फंक्शन है और माइनस लगा दिए तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगा करके। तो यहाँ से इसका रेंज निकालोगे तो आ जाएगा
-2 से -1, -2 पे क्लोज, -2 पे ओपन होगा एंड -1 पे क्लोज। कैसे निकालेंगे? तो एक बार x = 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो -1, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो -2, और -1 के इक्वल नहीं है तो -2 पे ओपन हो जाएगा। तो रेंज -2 -1 आ रहा है, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि फॉर x बिलोंग्स टू आगे क्या बोल रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज है और 2 पे ओपन है। इसके लिए f(x) का कोई भी एग्जैक्टली एक लोकल मिनिमा होगा। तो f(x) इस केस में निकाल लेते हैं। तो इस केस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा और x का फ्रैक्शनल पार्ट x - 1 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो अपना f(x) जो होगा वो आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -1/2 ये हो जाएगा x + 1, और इधर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा आसानी से क्लियर हो रहा होगा। ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा। 2 पे रूट्स रिपीट कर रहा है, ये -1 और ये 2। ठीक है, और -1 से 2 की बात कर रहा है, तो ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो 1 से लेकर 2 में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की कोई सवाल ही नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो 61 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इसका ग्राफ में बनाया हूं, उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, निगेटिव है तो ऐसा बन जाएगा, ध्यान रखना, ऐसा बनेगा ग्राफ, इस टाइप से बनेगा, क्योंकि आगे निगेटिव लगा हुआ है, इसके कारण ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी जो है वो एक्स वाई से डिविजिबल है या नहीं, एक्स से वाई से या फिर उसके प्रोडक्ट से, ऐसा कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, पहले डेल्टा को फाइंड कर लेना है। तो जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसमें पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस कर लो, वैसे कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस कर लो। तो उसके बाद जो डी आएगा वो हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 x 0 1 0 y, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x y के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि d जो है वो x और y से डिविजिबल है या नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो d जो है, कैपिटल D जो है x से भी डिविजिबल होगा एज वेल एज y से भी डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। 63 में क्या बोल रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, और उसके क्या बोल रहे हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो जो k का वैल्यू है वो आ जाएगा 2 या फिर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि k के कितने ऐसे वैल्यू पॉसिबल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी आंसर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। 64 में आते हैं। 64 में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके बारे में पूछ रहा है कि जो मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है या फिर नील पोटेंट है या फिर स्केलर है। तो पहले तो क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो नॉन जीरो हो रहा होगा, तो यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो नहीं सकता। अब आइडेम्पोटेंट के लिए क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर अपना ये दिया हुआ है 1 1 3 5 2 6 एंड -2 -1 -3, तो इसका स्क्वायर हो रहा होगा। स्क्वायर करेंगे
तो उसके पास ये आ जाएगा 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। आइडेम्पोटेंट का कंडीशन क्या होता है, ए स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आइडेम्पोटेंट भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन ए या ऑप्शन डी बच गया है। तो ऑप्शन ए के लिए क्या करना होगा, फर्दर हमें चेक करना होगा ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालेंगे, तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो हम लोग निकाल लिए, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए से मल्टीप्लाई करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स, ए क्यूब नल मैट्रिक्स से इक्वल है। यानी जो अपना मैट्रिक्स ए है वो नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना है, 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या बोल रहा है कि ए दिया हुआ है और एक सीरीज दिया हुआ है मैट्रिक्स ए का, ऐसे कहां तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको मान लेते हैं कि ये बी की इक्वल है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये भी कहाँ तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। अब ये दो को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। अब यहाँ से हमें b चाहिए तो b को कॉमन लेते हैं, यहाँ तो क्या आ जाएगा, अब बोथ साइड i माइनस ए का इन्वर्स ले लो तो क्या आ जाएगा। अब साइड से i माइनस ए निकाल लेते हैं, तो i माइनस ए साइड से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 0 -2 -3 -3। और i माइनस ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डेल्टा निकालेंगे तो -6। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो ये दो को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, और इसमें जो साइन होता है वो हटा देते हैं। तो -2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ -3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे i माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट है, तो इन्वर्स आ गया अपना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 -1/3 1/2 का नेगेटिव 0, ये आ गया अपना पास। तो यहाँ से a अपना क्या हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, a c और ये b है और ये d है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 0। यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 65, और 65 का आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है, उसको एक्सपेंड करने पे पॉलिनोमियल आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो जो x का कोफिशिएंट है हमें वो फाइंड करना है। तो जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा, इसमें क्या करते हैं, पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी हमें क्या अप्लाई करना है कि कॉलम रो 1 में डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं, पहले कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं।
ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ भी ऐसा कुछ बन रहा होगा, बाकी सब वैसे ही रह रहे होंगे। तो ये क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको बाहर कर लेंगे। इसको बाहर करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1, और बाकी सबको वैसे रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अब क्या करते हैं, रो 2 में रो 1 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 1x एक्स स्क्वायर 0 1 0 1x एक्स स्क्वायर, 1x यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको रो 2 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो रो 2 के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर का ये आ जाएगा क्यूब और इधर स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। ये क्लियर है? अब डेल्टा जो है वो किसके इक्वल है, तो एक पोलिनोमियल है 5 डिग्री का, उसके इक्वल हो रहा है, और उसमें हमें लेमडा का वैल्यू चाहिए। तो लेमडा क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसको एक्सपेंड कर दें और उससे x का कोफिशिएंट निकाल लें, या फिर यहाँ से देख लें x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है और यहाँ से देख लें x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, वहाँ से भी अपना आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ से तो x पे पावर 1 का कोफिशिएंट आएगा नहीं, यहीं से आ रहा होगा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3। ठीक है, तो लेमडा जो है वो 3 हो जाएगा। या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो डेल्टा को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें लेमडा बच जाएगा राइट साइड, और डेल्टा इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वहाँ से 3 आ जाएगा। तो जैसे भी मतलब आसान लगे वैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा अपना 3 आ जाएगा। कैसे मैं निकाला हूँ, तो इसको एक्सपेंड कर दिए, यहाँ से x पे पावर 1 का कोफिशिएंट नहीं आएगा, x का कोफिशिएंट यहीं से आएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना आएगा, 3, तो वही 3 अपना आंसर हो जाएगा। 67 पे आते हैं हम लोग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है f ऑफ x का जो मॉडुलस है वो g ऑफ x के मॉडुलस से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। और आगे क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हैं, वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, और f ऑफ x क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो f ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये क्लियर है? अब ये जो इनक्वालिटी दिया हुआ है इसमें एक बार x इक्वल टू अल्फा रखेंगे। x इक्वल टू अल्फा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ अल्फा का मॉडुलस ग्रेटर देन g ऑफ अल्फा का मॉडुलस। f ऑफ अल्फा 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, g ऑफ अल्फा का मॉडुलस लेस देन 0। अब g ऑफ अल्फा रियल हो रहा होगा और रियल नंबर का मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो किसके इक्वल हो रहा होगा, 0 के इक्वल हो रहा होगा, यानी g ऑफ अल्फा 0 होगा। इन सेम मैनर हम लोग बोल सकते हैं g ऑफ बीटा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा g ऑफ x का रूट है, यानी g ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो हमें क्या करना है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक हमारे पास फंक्शन है h ऑफ x, ठीक है, और h ऑफ x किसके इक्वल है, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x के इक्वल है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि h डैश x के कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे वो हमें बताना है। तो h डैश x, पहले h ऑफ x निकाल लेते हैं। h ऑफ x क्या हो जाएगा, k1 k2 x माइनस अल्फा का स्क्वायर
एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। इसका ग्राफ बना के देख लो, ठीक है, क्लियरली ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। मान लो k1 k2 पॉजिटिव है, ठीक है, k1 k2 का प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। ये मान लो अल्फा है और ये बीटा है, तो एच ऑफ एक्स के रूट्स तो अल्फा एंड बीटा होंगे, रिपीटेड रूट्स होंगे, और एच डैश एक्स के रूट्स क्या हो जाएंगे, तो एच डैश एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, अल्फा पर, बीटा पर, और एक अल्फा बीटा के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, यानी एच डैश एक्स के टोटल कितने डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, 3। तो आंसर हो जाएगा अपना 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 67। ये था क्वेश्चन नंबर 67 ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 पे लोकल क्या है, लोकल मिनिमम है। तो a का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। तो लोकल मिनिमम है, इसका मतलब पहले तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा होगा। ये मान लो 2 है, तो 2 पे ओपन, ये फर्स्ट वाले पार्ट में ऐसा कुछ बन रहा होगा। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो रहा होगा, log a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, ऐसा कुछ हो रहा होगा। एंड दूसरे वाले पार्ट में जब x ग्रेटर देन 2 है तो x माइनस 6 के इक्वल है, तो x माइनस 6 हो सकता है ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक ना। तो लोकल मिनिमम होने के लिए इस केस में क्या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि f2 माइनस जो है f2 से छोटा है, यस या नो। तो लोकल मिनिमम होने के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रहा होगा, यानी f ऑफ 2 माइनस, यानी x इक्वल टू 2 पे जो LHL है वो किससे बड़ा होना चाहिए, f ऑफ 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ 2 माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस लॉग a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन f ऑफ 2, f ऑफ 2 हो जाएगा 2 माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा log a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन 2 और a लेस देन 1। तो a ग्रेटर देन 2, a लेस देन 1। तो इस केस में a का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0, -1, -2, -3, और इस केस में इंटीग्रल वैल्यू 3, 4, 5, 6। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल कितना होगा, a इक्वल टू 3, ठीक है। तो 68 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो है उसमें क्या बोल रहा है कि एक टेंजेंट है, एक कर्व दिया हुआ है, उसका पैरामीट्रिक एक कर्व दिया हुआ है और उस पर एक टेंजेंट है। वो टेंजेंट के द्वारा x और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बने, x और y एक्सिस पे जो सेगमेंट बनेगा उस टेंजेंट का, उसका लेंथ कितना होगा, मैं ये बताना है। तो ये भी बहुत आसान है। पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म बना लेते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 64 cos t का क्यूब एंड y इक्वल टू 64 sin t का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से x डैश निकाल लो, dy dx निकाल लो। dy dx क्या हो जाएगा, तो dy dt यहाँ dx by dt। तो इस पॉइंट पर dy dx कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 64 साइन क्यूब टी
x माइनस 64 कॉस क्यूब टी इक्वल टू माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 64 कॉस टी प्लस y अपॉन 64 साइन टी इक्वल टू 1। तो ये किस फॉर्म में है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ठीक ना, जिसका x इंटरसेप्ट कितना है 64 कॉस टी और y इंटरसेप्ट 64 साइन टी। तो लेंथ हमें कौन सा लेंथ निकालना है ये बता देता हूँ मैं। तो ये वाला लेंथ हमें निकालना है, ये वाले लेंथ। तो ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा, तो लेंथ जो होगा वो आ जाएगा x इंटरसेप्ट का स्क्वायर प्लस y इंटरसेप्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा अपने पास 64। ठीक है, तो 69 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 में फंक्शन डिफरेंशियल है और एफ डैश एक्स क्या बोला है, ग्रेटर देन 0 है और एक लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस लिमिट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। सिंप्लीफाई करोगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा e टू द पावर f ऑफ x माइनस ई का होल स्क्वायर। यहां पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 और इसको सेपरेट कर लेते हैं। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 7e स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब ये दो लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो यहां से आ जाएगा लिमिट इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर और इधर वाला लिमिट को एवेल्यूट करोगे तो ये आ जाएगा e स्क्वायर 2 1/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझ जाओगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। अब ये वाले पार्ट को उधर लेते चले जाते हैं। तो यहाँ से जो है अपने पास आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1, यहाँ 1 इक्वल टू ये 1/4 है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो e स्क्वायर बाई 2 इधर आएगा तो 7e स्क्वायर बाई 2 प्लस e स्क्वायर बाई 2 यानी 4e स्क्वायर हो जाएगा। और 4e स्क्वायर और यहाँ से जो ये e स्क्वायर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर क्या हो रहा है, e टू द पावर f ऑफ 1 माइनस 1 हो रहा है। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए। ठीक है, एज x टेंड्स टू 1 डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, टेंड्स टू 0, इसलिए न्यूमरेटर भी 0 के अप्रोच कर रहा होगा यानी e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1।
ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ गया अपने पास। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 e टू द पावर एफ ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +-2, ठीक है। अब 0/0 का फॉर्म है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर एफ ऑफ x -1 इंटू एफ डैश एक्स, नीचे 1 इक्वल टू +-2, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये f डैश 1 हो जाएगा। तो f डैश 1 इक्वल टू +-2, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि f डैश जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला नहीं लेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ से f डैश 1 2 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1, एफ ऑफ 1 पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी हमें एफ डैश 1 हमें फाइंड करना था। तो एफ डैश 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2। क्वेश्चन नंबर 71 न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं हम लोग। में एक हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A दिया हुआ है और A इनवर्स A के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, A इनवर्स क्या दिया हुआ 1/6 इंटू A² प्लस CA प्लस DI। तो हमें C प्लस D का वैल्यू बताना है। तो कोई भी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, E माइनस KI का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है यहीं से सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आ जाएगा इसका a³ माइनस 6a² प्लस 11a माइनस 6i इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें A इनवर्स चाहिए तो A इनवर्स कैसे आएगा, तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A² हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, ये 11i हो जाएगा और ये 6a इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से A इनवर्स फाइंड करोगे तो आ जाएगा 1/6 टाइम्स A² माइनस 6a प्लस 11i। तो यहाँ पे हमारे पास C जो है वो -6 के इक्वल है एंड D जो है वो 11 के इक्वल है। तो C प्लस D जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ बस हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो A माइनस KI का जो डिटर्मिनेंट होगा 0 के इक्वेट कर देंगे और उसके बाद K में एक पोलिनोमियल बन रहा होगा तो उसी K को फिर A से रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। एक पैरामेट्रिक पॉइंट दिया हुआ है और उस पर क्या बोल रहा है कि उस पैरामेट्रिक पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो सेम कर्व पर नॉर्मल भी है दूसरे पॉइंट पे। तो 9m² का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx हम लोग 4m² 8m³ पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3m, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 8m³ x माइनस 4m² इक्वल टू 3m। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3mx माइनस 4m³, ठीक है। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। कर्व हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x³ इक्वल टू y²। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे x के लिए तो हमारे पास आ जाएगा x³ इक्वल टू 3mx माइनस 4m³ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये x में
क्यूबिक है तो 3 वैल्यू आ रहे होंगे m के। तो कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं फिर से एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, उस बात पे ध्यान रखेंगे। जैसे पैरामेट्रिक पॉइंट जो था, मान लो कर्व ऐसा है अपना, ठीक ना, ये मान लो कर्व है और ये पैरामेट्रिक पॉइंट था हमारे पास 4m² 8m³। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है आगे जाके इंटरसेक्ट किया, ठीक ना, x में क्यूबिक आ रहा है यानी 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर एक पॉइंट पे टेंजेंट और ऐसा हो रहा है, ठीक ना। तो इस केस में एक पॉइंट ये आएगा और यहाँ से 2 वैल्यू आ रहे होंगे, यहाँ रिपीट कर रहा होगा सेम वैल्यू। यहाँ पे जैसे x का वैल्यू क्या है 4m², तो 4m² 2 टाइम्स रिपीट कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? समझो जैसे ऐसा होता तो x के 3 डिफरेंट वैल्यू आते हैं 1 2 3, तो एक ये वाला तो डिफरेंट हो ही रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जब टेंजेंट बन रहा होगा यहाँ पर, तो ये दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी 4m² जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा होगा। यानी ये जो अपना क्यूबिक आया x में, इसके x = 4m² रिपीटेड रूट्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसके जो रूट्स होंगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x³ माइनस सिंप्लीफाई करेंगे तो x² का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 9m² x² एंड सो ऑन समथिंग, मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो मैं बोल रहा हूँ, रूट्स होगा 4m² और तीसरा मान लेते हैं बीटा। बीटा हमें नहीं पता है, ठीक है। रिपीटेड क्यों हो रहा है? इसके कारण टेंजेंट है, टच कर रहा है, तो 2 डिफरेंट वैल्यू एक जगह, 2 डिफरेंट पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पर। आई बात समझ में? तो इसलिए x = 4m² जो 2 बार रिपीट कर रहा होगा, तो 4m²। तो ये तीनों रूट्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 9m²। तो यहाँ से बीटा जो होगा वो m² के इक्वल आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको सॉल्व कर लो रूट्स के लिए। एक रूट्स हमें पता है x = 4m² होगा, तो वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x के बीटा, दूसरा पॉइंट क्या आ गया b = m², यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट इस कर्व पर नॉर्मल है, वो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास x = m²। तो y जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जो इक्वेशन दिया हुआ है कहाँ गया, ये इसमें x का वैल्यू रख देंगे तो y निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू जो होगा वो -m³ आ जाएगा, ठीक है, -m³ आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब y = -m³ आ गया। अब इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर dy/dx क्या होगा ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे dy/dx निकालोगे तो जो है dy/dx होगा वो आ जाएगा हमारे पास -3/2m, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो रहा होगा यहाँ पर 2/3m। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर m² x = m² पर क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। तो उस पॉइंट पर जो नॉर्मल का स्लोप होगा और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो दोनों इक्वल हो रहा होगा, यानी 3m = 2/3m हो रहा होगा। यानी यहाँ से 9m² जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। एक बार यहाँ नेगेटिव लिए ना, एक बार पॉजिटिव लेकर के भी देखना। जब पॉजिटिव लोगे तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव में आ गया। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे, 3m = -2/3m, तो 9m² = -2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं बस एक ही पॉइंट पे बताया हूँ, प्लस वाले पॉइंट पे नहीं बताया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सोल्यूशन में ये मेंशन किया हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि y = m³ क्यों नहीं लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्या बोल रहा है कि एक मेटल का
क्वांटिटी हमारे पास है और उसको एक हाफ सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं उस हाफ सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है वो x है और जो हाइट है वो y है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो रहा होगा कि जो वॉल्यूम होगा उसको कितना भी एक्सपेंड करो वॉल्यूम तो वही हो रहा होगा क्योंकि सॉलिड है। ठीक ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हाफ सिलेंडर का, हाफ पाई x स्क्वायर y। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं हम लोग, तो y कितना आ जाएगा 2v। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इस सिलेंडर जो सॉलिड सिलेंडर है इसके टोटल सरफेस एरिया को मिनिमाइज करें, अगर मिनिमाइज किया जाए तो सिलेंडर के हाइट और डायमीटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो पहले एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हाफ सिलेंडर है, ऐसा कुछ हाफ सिलेंडर बन रहा होगा। ठीक ना, तो हाफ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r h h क्या है y, इसका हाफ प्लस ये जो सर्कुलर रीजन है इसका एरिया, तो हाफ पाई x स्क्वायर, इधर भी तो 2 टाइम्स, प्लस ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो रेक्टेंगुलर एरिया कितना होगा, तो एक्स वाई 2x इंटू वाई। ठीक है, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर। ये हो रहा होगा हमारे पास। अब इसे मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो पहले, तो ds बाई डी एक्स, या फिर y का वैल्यू यहाँ रख दो, तो y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस 2, यहाँ पाई आ जाएगा और एक x आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। अब क्या बोला है कि इसके एरिया को मिनिमाइज करना है, यानी ds बाई डी एक्स को पहले जीरो करेंगे हम लोग। तो ds बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 पाई प्लस 2 भी पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स। इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब जो है क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा पाई प्लस 2 भी अपॉन पाई। ठीक है, पाई स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो x निकलेगा उस पे s जो है वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, बस कंफर्मेशन के लिए। तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई प्लस 2 भी एक्स क्यूब प्लस 2 पाई। एक्स क्यूब का वैल्यू रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव यानी ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू दिस वैल्यू पर, जब x निकाल रहे होंगे हम लोग, तो इस वैल्यू पर जो s होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम होगा तो हम लोग यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 2v बाई पाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो y के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y अपॉन 2x इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2। तो यही रेशियो हमें चाहिए था, हाइट अपॉन डायमीटर। 2x क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो ये अपना आंसर, यानी k का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये 73 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। 74 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है 74 में कि f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है और f ऑफ -5 एंड f ऑफ -2 जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है। f ऑफ -5
5 के इक्वल है एंड एफ ऑफ -2 -3 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के टोटल कितने जीरोज होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हमें बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, अब देखो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल हो रहा होगा, ये तो क्लियर है, चेक कर सकते हो खुद से। इसके साथ साथ फंक्शन अपना ऑड भी है, ऑड फंक्शन है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ऑड फंक्शन यानी इसमें जब हम लोग ये वाला वैल्यू रख रहे होंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये 0 हो रहा होगा इसमें। ठीक है, यानी फंक्शन अपना ऑड है। अगर फंक्शन अपना ऑड है तो x इक्वल टू 0 के क्या ऑरिजिन के अबाउट क्या हो रहा होगा, सिमेट्रिक हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में एफ ऑफ -5 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन में एफ ऑफ -2 दिया हुआ है -3 के इक्वल, तो एफ ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। और ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 तो 0 होगा ही, ठीक ना, तभी ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा होगा। और ऐसे भी x इक्वल टू 0 रखने पर एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो अब देखो, और a पॉजिटिव है और हाईएस्ट पावर जो x का वो 9 है, और डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी इधर से ऐसे उठ रहा होगा, मान लो ये 5 है तो 5 पे पॉजिटिव, कहीं पे ये लोकल मैक्सिमा हो रहा होगा, उसके बाद ये नीचे जा रहा होगा, और -2 पर क्या है, निगेटिव वैल्यू है, यानी -5 और -2 के बीच कहीं पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, फिर कहीं पर ये लोकल मिनिमा हो रहा होगा, एंड ये मान लो ऑरिजिन है, तो ये ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा होगा। यहाँ मिनिमम रूट्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है बीच में और भी लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, बट कम से कम एक बार तो हो रहा होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, एक बार कहाँ हो रहा होगा, -5 और 2 के बीच में लोकल मैक्सिमा हो रहा होगा, और फिर इधर इस पॉइंट और 0 के बीच में कहीं एक पे हो रहा होगा, वैसे ही आगे हो रहा होगा। अब 2 पे आते हैं, तो 2 पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3, पॉजिटिव है, तो 2 पे पॉजिटिव, फिर से कहीं पे ये लोकल मैक्सिमा हो रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, क्योंकि 5 पे वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो 5 के बाद इधर कहीं लोकल मिनिमा हो रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, इतना कम से कम हो रहा होगा, हो सकता है बीच में और भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा बने। ठीक है, बट कम से कम इतना हो रहा होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एज वेल एज ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग काउंट कर लेते हैं, रूट्स कितने हैं एफ ऑफ एक्स के, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 जीरोज तो हो ही रहे होंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के कितने जीरोज हो रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 जीरोज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के हो ही रहे होंगे। ये क्लियर हुआ, तो टोटल कितने रूट्स हो गए, 5 + 4 9, तो अपना 74 का जो आंसर है वो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं हम लोग। $75 में बोल रहा है N1 जो है वो पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ब्रेकिंग पॉइंट बस 2 है, तो x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं हम लोग, तो LHL और RHL इक्वल नहीं हो रहा है, तो LHL RHL इक्वल नहीं हो रहा है, तो n इक्वल टू यानी x इक्वल टू 2 पर एफ ऑफ एक्स अपना डिसकंटिन्यूअस है, यानी N1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर N2 क्या बोल रहा है कि N2 जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है किसका, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 + x ये मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स ये आ गया, तो
अब चेक करते हैं हम लोग, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे LHL कितना होगा, तो 2 + 1 3, RHL कितना होगा 2 - 1 1, यानी x इक्वल टू 1 पे फंक्शन अपना डिसकॉन्टिन्यूस है। फिर वैसे x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर LHL 0, RHL 2, फिर से इक्वल नहीं हो रहा है, यानी x इक्वल टू 2 पर भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ गए, यानी N2 कितना होगा 2, ठीक है। तो N1 + N2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त हुआ। थैंक यू।